स्वागत है आपका कहानी कथा चैनल पे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाहर जाड़े की कुनमुनाती धूप फैली थी। ठंड बढ़ रही है और उसके मन में अखंड मौन पसर रहा है। इस ठंड में माँ कैसे रहेगी? यहाँ तो धूप भी ठीक से नहीं आती। क्यों नहीं भाई साहब माँ को कुछ दिन अपने यहाँ रख लेते। उनके आंगन में धूप आती है। आखिर बड़े बेटे हैं, उनका फ़र्ज ज़्यादा है। ये बातें वह बड़े भाई से कहना चाहता था मगर कह नहीं पाता। पिछली बार कहा तो वह बोले, माँ को तुम्हारे यहाँ अच्छा लगता है, ऐसे में हम ले जाएंगे तो वह बुरा मानेंगी। इससे उनकी सेहत बिगड़ सकती है। इधर उधर क्यों करवाना उन्हें। शरद सोच में डूबा है। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ। क्या माँ में सिर्फ मेरी है? किसी को भी उनकी चिंता नहीं। ऑफिस में बैठा घर के जालों में ही उलझा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो हेलो, आप कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? माँ मंदिर में गिर गई, पैर में चोट आई है, उठ भी नहीं पा रही हैं। तुरंत घर आइए। पत्नी सांची जल्दी जल्दी बोल रही थी। आनन फानन घर पहुंचा तो माँ का बुरा हाल था। उसने डॉक्टर को फ़ोन किया। उन्होंने अस्पताल भेजने को कहा। चोट थी, एक्सरे करना ज़रूरी था। एक्सरे में पता चला कि टखने की हड्डी में हेयर लाइन फ्रैक्चर था। डॉक्टर ने प्लास्टर कर घर भेज दिया। माँ को लगने लगा कि वह बच्चों की मोहताज हो गई है। बिस्तर पर पड़े पड़े वह आंसू बहाने लगी। कहने को तो 5 बेटे थे मगर सभी अपनी अपनी घर गृहस्थी और नौकरी की उलझनों में इतना घिरे थे कि किसी के पास माँ के लिए समय ना था। शुरू में शरद ध्यान रखता था, लेकिन बूढ़ा शरीर और पैर की चोट आखिर कितने दिन कर पाता। धीरे धीरे वह तटस्थ हो गया और माँ अकेली होती गई। कई बार तो वह स्वयं ग्लानि में डूबी हुई महसूस करती कि अपने ही बच्चों पर वह बोझ बन चुकी है। उसका मन दुख और तिरस्कार के सागर में थपेड़े खाते खाते थक चुका था। किससे कहे मन की बात, कौन सुनेगा, किससे है समय। मोहल्ले और आस पड़ोस के लोग आते तो सांची अपनी परेशानियां गिनाने लगती। अरे मौसी, क्या बताऊं, माँ का काम करते करते ही शाम हो जाती है। इतनी थक जाती हूँ कि सेहत बिगड़ने लगी है। अब क्या करे, कोई और तो सोचता नहीं इनके बारे में। हमारे साथ है तो हमें ही करना होगा। शरद ऑफिस से लौटते हुए माँ की हार्ट की दवा लेते आना और हाँ, पेट की दवा भी लेते आना। माँ का पेट खराब हो गया है, सांची ने किचन से चिल्लाकर कहा। एकाएक शरद बोल पड़ा, सांची, तुम माँ के खाने पीने का ध्यान क्यों नहीं रखती? कैसे रोज इनका पेट खराब हो जाता है? कब तक मैं डॉक्टर के चक्कर लगाता रहूँगा? तुम्हें दवा लाने में इतना कष्ट हो रहा है शरद, मुझसे पूछो। एक तो पैर में प्लास्टर है, ऊपर से माँ का पेट खराब हो गया है। हर काम बिस्तर पर हो रहा है। मेरी जान को तो इतनी आफत है, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती। ज़रा सी देर हो जाए तो माँ आसमान सिर पर उठा लेती हैं, सांची ने थके लहजों में कहा। शरद ने तुरंत उत्तर दिया, सांची, हमेशा खाने को मत दो इन्हें। माना कि बुढ़ापे में मन स्वाद के प्रति ज़्यादा ललायत होता है मगर हाजमा तो कमज़ोर हो जाता है। इन्हें अब हल्का खाना जैसे उबली दाल और सब्जियां दो, चटर पटर देने की ज़रूरत नहीं है। माँ कोने में लेटी सब कुछ सुन रही थी और चाहती थी कि मन का गुब्बार निकाले, लेकिन क्या करे, बहू की आदत से वाकिफ थी। तभी सांची की तीखी आवाज़ कानों में पड़ी। अब कोई छोटा सा बच्चा हो तो उसे समझाए भी, इतने बड़े इंसान को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं रोकूंगी तो सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे। जो कहना है तुम ही करो, तुम्हारी माँ है।
अच्छा ठीक है, ज़्यादा बकबक मत करो, मैं शाम को दवा ले आऊँगा। माँ को शरद की आवाज़ सुनाई पड़ी। शरद तो चला गया, पर जानकी देवी सोच में पड़ गई। बूढ़ा शरीर, पैर में प्लास्टर, दिल की मरीज, अकेलापन, बहू से अपने काम कराने का अपराध बोध और साथ ही बहू के व्यंग बाण उनकी आत्मा को छलनी कर रहे थे। अब बर्दाश्त नहीं होता। काश धरती फट जाती और वह उसमें समा जाती। वह सोचने लगी, बेटे को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि माँ का हाल चाल ले। वह कई साल पीछे लौट गई। कैसे कम पैसे होने के बावजूद उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारकर सबकी इच्छाएं पूरी की। सारे घर के काम खुद किए ताकि पैसे बचा सके और बच्चों को सही पोषण दे सके। आज उनके त्याग का सिला ये मिल रहा है कि बच्चे उन्हीं के खाने पीने पर पाबंदी लगा रहे हैं। वही घर है, वही छत, वही दीवारें और वही लोग। लेकिन समय बदल गया, भावनाएं बदल गई और किरदार बदल गए। पहले घर में माँ कटोरी में खाना लेकर अपने बच्चों को एक एक कौर खिलाती और कहानियाँ सुनाती, मगर बच्चों के पास आज उन्हीं के लिए कोई समय नहीं है। माँ सोचने लगी, शरद को तो नहीं मालूम कि माँ क्या खाती है और क्या नहीं, मगर बहू तो जानती है कि वह हमेशा सिंपल खाना ही खाती है। उन्हें याद आ रहा था जब बहू प्रेग्नेंट थी, वह उसे पसंद का खाना बना बना कर खिलाती थी, मगर उसी बहू को माँ का ज़रा सा खाना भारी पड़ रहा है। शरद ने भी माँ का हाल चाल लेना बंद कर दिया है। एक अरसा हो गया कुछ देर बेटे से बात किए हुए। एक व्यक्ति की तनख्वाह में उन्होंने 5 बेटे को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और घर भी बनवाया। जब कभी वह शरद के पापा से गहनों की जिद करती तो वह कहते, देखो ये घर, क्या यह तुम्हारे 9 लखा हार जितना कीमती नहीं है? देखो अपने बच्चे, ये सब तुम्हारे गहने नहीं हैं। ये दलील सुनकर वह मुस्कुरा कर रह जाती। सांची से उन्हें कई शिकायतें हैं। उसने हमेशा माँ को बोझ की तरह देखा, उन्हें हमेशा अकेले खाने को दिया, कभी बेटे या बच्चों के साथ खाना नहीं परोसा। जब कभी शरद कहता कि साथ खाएंगे तो वह उसे समझा देती कि माँ को हार्ट की दवा देनी है, उन्हें समय पर खाना देना ज़रूरी है। सच्चाई यह थी कि वह माँ को स्वादिष्ट भोजन से दूर रखना चाहती थी। बेटे ने भी कभी यह नहीं देखा कि माँ ने क्या खाया, दवा ली या नहीं। छुट्टी हो या त्यौहार, माँ के खाने का मेन्यू और समय निर्धारित था। एकाध बार बेटे के सामने मुंह खोलने की कोशिश की तो तुरंत बहू ने समझा दिया, देखो माँ, शरद वैसे ही ऑफिस में परेशान रहते हैं और आपके कारण घर में कलह हो, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आपको यहाँ रहना है तो सबके साथ एडजस्ट करके रहना होगा, वरना आप भाई साहब के यहाँ जा सकती हैं। यह सुनकर जानकी देवी सन्न रह गई। बाकी बेटे भी कोई कम तो ना थे। हाँ, यह अलग बात कि यह घर जानकी देवी का था। उनकी बरसों की संजोई यादें यहाँ थी। कई हसीन पलों का गवाह था यह घर। कई बार मन होता है उनका कि शरद से सब कहे, मगर बहू के उल्हानों का भय उनका मुंह खुलने ना देता। धीरे धीरे जानकी देवी का खाना कम होता जा रहा था। अब एक रोटी सुबह और एक शाम खाने लगी। कम खाने से आंतें चिपक गई और पेट में दर्द रहने लगा। दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही थी। दूध और कैल्शियम की कमी के कारण उनकी टूटी हड्डी भी नहीं जुड़ पा रही थी। माँ घर में होते हुए भी नहीं थी या अस्तित्वहीन हो चुकी थी। 2-3 दिन से उन्हें तेज बुखार और खांसी थी। बार बार आँख और नाक से पानी बह रहा था। कमजोरी के कारण बैठ नहीं पा रही थी। बीच बीच में उल्टी हो रही थी, मगर सांची ने शरद को कुछ भी नहीं बताया। जानकी देवी कमरे में पड़ी कराहती रहीं। ठीक से सफाई न होने के कारण कमरे में दुर्गंध आ रही थी। जानकी देवी को उठना था और वह बहू को आवाज़ दे रही थी, मगर सांची अपनी दोस्त के घर गई थी। जब असहाय हो गया तो जानकी देवी उठी और वॉकर लेकर चल दी। टॉयलेट से वापस आते हुए एकाएक उन्हें
चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। शरद के घर आने का वक्त हो रहा था। उसी समय सांची घर लौटी, ताला खोल कर किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। शरद जब अंदर आ रहा था तो उसे माँ के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। सांची से पूछा, माँ ठीक है सांची? हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम नाश्ता करो। दोनों चाय पीने लगे। माँ को कुछ होश आया तो वह उठने की कोशिश करने लगी मगर दोबारा गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर सांची और शरद कमरे में आए। माँ की दशा देखकर शरद अचंभित रह गया। जर्जर कमज़ोर, अंदर धंसी आंखें। इतने ही दिनों में माँ जिंदा लाश की तरह हो चुकी थी। शरद का मन भर आया। उसने सहारा देकर माँ को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। आज एक अरसे बाद बेटे को देखकर माँ का मन भर आया। माँ तुम तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। जानकी देवी की नज़रों ने उल्हाना दिया और कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा तुझे आज पता चला, चलो कम से कम मेरा दर्द तो महसूस किया तुमने। वैसे मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। शरद ने माँ को डॉक्टर को दिखाया। एकाएक अपराध बोध ने शरद को जकड़ लिया। सोचने लगा, सांची तो बहू है, वह भी घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभाती है और माँ के काम करती है, लेकिन वह बेटा होते हुए इतना निष्ठुर कैसे हो गया। एक दिन में तो माँ की यह हालत हुई नहीं है, वह तो धीरे धीरे मौत के करीब पहुँची है। शरद की आंखों से आंसू गिरने लगे। सोचने लगा, माँ की इतनी सेवा करेगा कि वह उसे माफ़ कर देगी। अब वह सांची के भरोसे नहीं रहेगा, खुद माँ की जिम्मेदारियाँ उठाएगा। शरद सोच ही रहा था कि माँ की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बोले, इन्हें डेंगू है और इनकी हालत अभी नाजुक है, कमज़ोर भी बहुत है, पैर में फ्रैक्चर है, गिरने से कमर और कूल्हे में भी चोट लगी है। हम कोशिश करेंगे मगर इलाज थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इन्हें अस्पताल में ही रखना होगा। ना जाने क्या हुआ। डॉक्टर की बात सुनकर माँ का चेहरा खिल उठा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। वह यही मुक्ति तो चाहती थी। शरद ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, आजकल हर बीमारी का इलाज है, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। मगर जानकी देवी के चेहरे पर चिंता की रेखा तक नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ये डेंगू है और मेरी हालत बहुत ख़राब है, मगर मैं खुश हूँ। क्या? शरद विस्मय से बोला। हाँ बेटा, अब मुझ पर हो रहे खर्च कोई नहीं गिनाएगा, मेरे खाने पर अंकुश नहीं लगेगा और मुझे अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी। बहू भी मेरे बोझ से आज आज़ाद हो जाएगी। दोष सांची का नहीं है बेटा, लेकिन जब अपने ही कोख से जन्मा बेटा माँ को पराया समझने लगता है तो दुख होता है। मैंने 5 बेटों को अपने रक्त मांस से गढ़ा, मगर आज 5 के पास मुझे देने के लिए थोड़ा सा वक्त और प्यार नहीं है। काश कि मेरी बेटी होती जो माँ के दर्द को समझ पाती। अस्पताल में भर्ती होने पर इसीलिए खुश हूँ मैं, इस बहाने घर के पिंजरे से मुझे मुक्ति मिलेगी। माँ शरद ने माँ के जर्जर हाथ को सहलाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा हाथ समझ नहीं सका। अपनी नौकरी, बच्चों और घर परिवार में उलझा रह गया, मुझसे भूल हो गई। सांची चुपचाप खड़ी माँ बेटे को देख रही थी, पर जानकी देवी बोली जा रही थी, बेटा मैंने अपनी रोटी भी कम कर दी कि कहीं तुम्हारे घर का बजट ना बिगड़ जाए। मेरे पास ना तो एफडी है ना पेंशन। मैं निर्भर थी तुम लोगों पर, अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती थी। कैसे कहती कि मुझे यह चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, अब तो मुक्ति का द्वार मिल ही गया है। मैं अब अस्पताल से ही मुक्त हो जाना चाहूँगी। यहाँ अच्छा लग रहा है मुझे। तुम लोग सदा खुशी रहो बच्चों। मेरे पास आशीर्वाद देने के अलावा कुछ नहीं है। धन से हीन हूँ। अपने भाइयों को भी मेरा आशीर्वाद और प्यार देना। अब मेरी
जप माला और पूजा की पुस्तक दे दो। सांची ने माँ को पुस्तक और माला दी। जानकी देवी ने धरती माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ, आज आपकी उदारता को मैं प्रणाम करती हूँ। फिर वह पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ने लगी और हाथ में माला लिए जप करने लगी। रात गहरा गई थी। शरद और सांची माँ के बिस्तर के पास ही सिर झुकाए बैठे थे। सांची, तुमने माँ की हालत की सही जानकारी मुझे नहीं होने दी। यह शिकायत तुमसे हमेशा रहेगी। शरद ने कहा, शरद, यह समय शिकायत करने का नहीं है। माँ का बेहतर इलाज कैसे हो सकता है, यह सोचो। सांची ने जवाब दिया, दोनों बात ही कर रहे थे कि माँ की गर्दन एक और लुढ़क गई। शरद दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गया। सांची माँ के हाथ पैर मलने लगी। डॉक्टर ने देखकर कहा, सॉरी, हम आपकी माँ को नहीं बचा सके, मुझे माफ़ कर दो माँ, कहकर शरद माँ के पैरों पर गिर पड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।